अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरे तमाम देखने वाले मेरे शहजादे शहजादियों को, मेरे फ्यूचर के डॉक्टर्स को खुशामदीद। और आई कैन नॉट सी योर कमेंट्स, जस्ट समवन लेट मी सी है। मुझे भी आपके कमेंट्स का पोर्शन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपने कमेंट्स करने शुरू कर दिए होंगे सून विद इन 1 मिनट और 2 दे विल बी विजिबल टू मी। अच्छा जी, मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ फिर से इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आज का लेक्चर को हमारे लिए आसान करे और आज का लेक्चर हमारे लिए कामयाबियों का एक स्टेप, एक कदम बने हमारे फ्यूचर गोल की तरफ, हमारे फ्यूचर एम की तरफ। ये कामयाबियों का एक कदम हमारे लिए बने। अल्लाह पाक आज के लेक्चर को और आने वाले तमाम लेक्चर्स को हर सब्जेक्ट के हमारे लिए आसान करें, हमें समझना आसान हो और हमें समझ के आगे चलना आसान हो। अच्छा जी, मुझे एक बात मैं आपसे शेयर करता चलूँ, बड़ी अहम, फिर उसके बाद अपनी बात का आगाज़ करूँगा। बात यह है कुछ इस तरह से कि बहुत सारे बच्चे मुझे यहाँ से अली कैट के बच्चे मैसेंजर पे क्वेश्चंस भेज रहे हैं। आई ट्राई टू गिव मैक्सिमम पॉसिबल आंसर्स इन माय गिवन टाइम। मेरे पास दिन में जितना वक्त बचता है मैं उसमें पॉसिबल तौर पे सवालात का जवाब देने की कोशिश करता हूँ जितना वक्त मेरे पास निकलता है। अगर मैं किसी बच्चे के सवाल का जवाब ना दे पाऊँ तो कतई तौर पे ये मत समझिएगा कि आई एम इग्नोरिंग, आई डू नॉट इग्नोर एनीवन। मेरी ये ज़ाती राय है, मैं आपसे ज़ाती तौर पे शेयर करने लगा। मुझे किसी बच्चे ने ये कहा नहीं है, इसलिए मैं खुद अपने तौर पे शेयर करने लगा। तो ये कतई तौर पे कभी मत सोचिएगा कि आई एम इग्नोरिंग एनीवन। फिर मैं ज़रा कमेंट सेक्शन ऑन करवा लूँ, जस्ट 1 मिनट। सर जी, कमेंट्स ऑफ है, ज़रा ऑन कर दीजिएगा, वो चल नहीं रहे, किसी को मुनव्वर को कह दीजिएगा। तो ये मेरी अपनी ज़ाती राय थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। दूसरी ये कि इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट। मैं जवाब ना दे पाऊँ वो एक अलग बात है, वो एक अलग मसला है, लेकिन आई रीड एवरी ईच एंड एवरी सिंगल कमेंट ऑफ योर्स। आई रीड एवरी ईच एंड एवरी सिंगल। वालेकुम अस्सलाम। नाउ कमेंट्स आर विजिबल टू मी, नाउ आई कैन सी यू। कमेंट्स मुझे नजर नहीं आ रहे तो मुझे लग रहा होता है जैसे मैं पता नहीं अकेला कब्रिस्तान में खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, कोई जिंदा है ही नहीं। जब कमेंट्स आने शुरू होते हैं तो मुझे जरा पता लगता है कि मेरे बच्चे जाग रहे हैं। सो आई वाज सेइंग कि मैं हर रिव्यू को, हर कमेंट को, हर मैसेज को ज़रूर पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं उसका टाइमली आंसर करूँ। एक बेटी का मुझे कल मैसेज आया, बेटी इफ़ यू आर लिसनिंग, क्या नाम था आपका, आयशा मुजाहिद, यस। सो इफ़ यू आर लिसनिंग तो ज़रा कमेंट कीजिएगा। हमने कोशिश करना है कि आज सबको साथ लेके चलें। अच्छा जी, तो एवरीवन इज हियर, लेट्स स्टार्ट। बात शुरू करें अपनी, क्या कहते हैं उज़ैर? थैंक यू बेटा। वालेकुम, थैंक यू, खैरियत। मैंने आपको कोई टॉफ़ी शॉफ़ी खिलाई है, मतलब थैंक यू किस चीज़ का है? बात कोई और ज़हन में आ गई थी, फिर मैंने थोड़ा लिहाज करके टॉफ़ी कह दिया। उज़ैर आई लव यू यार, गुस्सा नहीं करना किसी बात का। फिजिक्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फिजिक्स। सर कैसे हैं आप? WA यानी वालेकुम सलाम, आई एम गुड। वालेकुम सलाम बख्तावर, यस। तहरीम, यस। ओके, लेट्स स्टार्ट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट MD CAT प्लस नम्स। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 3। ये चैप्टर नंबर 3 शुरू करने से पहले ना मैं कल के टेस्ट को जरा डिस्कस कर लूं, क्या कहते हो नुमान? नुमान, यू हैव चेंज योर पिक्चर आई गेस। मैं कल का जरा टेस्ट आपके साथ शेयर करता चलूं, फिर उसके बाद आज के सवाल पे बढ़ूंगा। कल का टेस्ट था जनाब, जी नहीं जी, जरा सवाल मैं पढ़ने शुरू करता हूँ, काइंडली जरा सुनिएगा फटाफट से। पहला सवाल था 1 माइल इज इक्वल टू। पहला सवाल सुन रहे हो ना, सारे काम छोड़कर तवज्जो के साथ ना आप लेक्चर सुन रहे हैं। 1 माइल इज इक्वल टू 1.625 किलोमीटर। एक ऑप्शन थी 1.609 किलोमीटर, एक ऑप्शन थी 1.325 किलोमीटर, एक ऑप्शन थी 1.85 किलोमीटर। तो मैं तुम्हें बता चुका था, मैंने लिखवाया भी हुआ है। जी जी, मैं सारे करता हूँ अभी सारे। अच्छा कल, यस कल वाला, मरियम शाबाश, अच्छा किया याद करवा दी मैंने बेटे। कल एक MCQ भी रह गया था, वो करने के बाद आगे चलते। देखा ना, ये होता है बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का फायदा। तो एक सवाल था जी, मैंने आपको इसकी लिखवाई थी सारी की सारी कन्वर्जन कि भाई एक मील में 1.609 मीटर्स होते हैं, अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करो तो 1.609 किलोमीटर होंगे। 1 इंच इक्वल टू, ये भी बताया था आपको मुताहर, शाबाश, 2.54 सेंटीमीटर। इसी तरह 1 फुट ये कन्वर्ट करना था। अब ये कन्वर्ट कैसे करना था तो जरा देख लो। 1 फुट बोले तो 12 इंच, 1 इंच बोले तो 2.54 cm। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2.54 cm के साथ, 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी समथिंग 30।
तो अप्रॉक्सीमेट 30 के साथ वाली जो भी ऑप्शन है 3.30 सेंटीमीटर, 30 वाली जो भी ऑप्शन है उसे पिक कर लो। ऐसे सॉल्व करते हैं सिंपली। ठीक है जी, 30 वाली ऑप्शन दो है, 30.94, 30.84, 30.48 और 84.30। तो उसको जरा सॉल्व करो। मैंने सॉल्व किया था, इट वाज 30.48। हाँ, अब आया वो सवाल जरा जो गंदा, जिसपे बहुत सारे बच्चों का जवाब गलत था। मुताहर 1.009 किलोमीटर नहीं है, मुताहर 1.609 किलोमीटर, आपका लास्ट कमेंट ये था। अच्छा जी, एक और सवाल, इन विच सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज बेस। तो जरा ये भी देख लो, मैंने तुम्हें सारे सिस्टम्स बताए थे। एक सिस्टम के बारे में मैंने लिखा था कि भाई ये सिस्टम है एफपीएस। एफपीएस सिस्टम में मैंने कहा था कि ये जो एफ है, दिस एफ इज फॉर फुट, दिस पी इज फॉर पाउंड। मैंने यहां पे जुमला बोला था कि फुट इज फॉर लेंथ, पाउंड इज फॉर फोर्स एंड एस इज फॉर सेकंड। सेकंड बोले तो टाइम। मैंने कहा था इसमें जो मैस है दैट इज मेड इन स्लग, याद है? तो जिस पे बहुत सारे बच्चों ने यूट्यूब के ऊपर भी कमेंट किया था कि सर, हाँ सही है सही है सही है, इसमें बहुत सारे बच्चों ने यूट्यूब के ऊपर भी कमेंट किया था कि सर पाउंड मैस का यूनिट होता है। मैंने कहा था, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि एफपीएस सिस्टम के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं, मगर मैंने जो चीज़ पढ़ाई थी, मैंने जिसके बारे में बात की थी वो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम या ब्रिटिश ग्रेविटेशनल सिस्टम के ऊपर बात की थी। मैंने यही नाम ज़्यादा लिया था, पर बाकी तो जो आप लोग बात कर रहे थे उसके साथ साथ मैं बता रहा था कि यार ब्रिटिश ग्रेविटेशनल सिस्टम भी है, इसको ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहते हैं, फिर एक इंग्लिश सिस्टम भी है, फिर इसके अलावा एक और सिस्टम भी है। सो हम ज़्यादातर जिसको प्रेफर करते हैं वो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है। अब उसमें जो पाउंड है दैट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, मैस का यूनिट स्लग है। ऐसी सिचुएशन में ये जो एफपीएस लिखा हुआ है, एफपीएस मतलब उस सिस्टम ऑफ यूनिट की बेस क्वांटिटीज लिखी हुई है, यानी लेंथ फुट उसकी एक बेस क्वांटिटी है, टाइम उसकी एक बेस क्वांटिटी है, और फोर्स यानी पाउंड उसकी एक बेस क्वांटिटी है। सो लिहाजा ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर फोर्स एक बेस क्वांटिटी थी। ठीक है जी। फिर एक सवाल और था, विच डायमेंशन विल बी सेम एज दैट ऑफ टाइम। ये मैं आपको बता चुका था, मैंने कल एक जिक्र किया था कि इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट के नाम से एक चीज आपको बताई थी। मैंने कहा था कि चैप्टर नंबर 15 में आपको बताऊंगा एल ओवर आर। एल ओवर आर के यूनिट्स टाइम जितने होते हैं, टाइम जितनी डायमेंशन उसकी होती हैं। सो ये आपका कल वाला पेपर था। अब एक सवाल मेरी बेटी ने कहा कि वो कल रह गया था। अच्छा किए जी, बहुत अच्छा किए, याद करवा दिए। उसी सवाल को करके फिर हम आगे चलेंगे, अपनी गाड़ी को आगे लेके निकलेंगे। यस, बाकी तो सारे सवाल हो गए थे क्लियर, सिर्फ वही रह गया था। सो लेट्स डू दैट। सवाल कुछ इस तरह से था कि मेरे पास एक प्लैंक है, तवज्जो है ना मेरी तरफ, जरा बता दो मुझे, पता लगे अपनी सेटिंगों में अपने कामों में लगे हो, मैं इधर अकेला ही बोली जा रहा हूं, तो बड़ी बेइज्जती सी महसूस होती है अकेले बोल के। तो बता देना कि सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे। सो द लेंथ ऑफ दिस प्लैंक वाज एल। देखा, फिर सारे सो गए हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, कमेंट ही नहीं करते यार, इतने ढीले बच्चे हैं। अच्छा जी, ये एक प्लैंक है, इसकी कंप्लीट लेंथ एल है, इसको सपोर्ट किया गया दो फोर्सेस के साथ, एक फोर्स F1 है, एक फोर्स F2 है। लेकिन जी दिस इज द F1 फोर्स, दिस इज द F2 फोर्स। अब सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि इस एंड से F2 फोर्स का जो फासला है दैट इज L/8, और इस तरफ से इस तरफ से जो F1 का जो फासला है दैट इज L/4। और हमसे जनाब पूछा यह जा रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ F1 ओवर F2। ये रेशियो हमें कैलकुलेट करनी है। सुन रहे हैं सर? ये सर, हाँ ठीक है यार, फिर ठीक है, अगर सुन रहे हैं ना तो फिर मुझे सही तसल्ली रहती है। जब आप सुनना छोड़ते हैं, गायब हो जाते हैं, तो फिर मैं बड़ा परेशान होता हूँ। लगता है मैं अकेला ही खड़ा हुआ इधर कमरे में, मैं वखरा ही अकेला ही बोले जा रहा हूँ, मुझे कोई दौरे शौरे पड़ रहे हैं। तो अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बताते, कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। लेकिन भाई अब यहाँ पे करना क्या है, अब मुझे ये बताओ F1 F2 के लिए क्या काम यहाँ पे करोगे। यहाँ पे तुम करोगे, यू विल यूज द रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तुम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन यूज करोगे, यानी क्लॉकवाइज टॉर्क वुड बी इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, दोनों टॉर्क्स तुम इक्वल कर दोगे। ये बताओ ना कि F1 की वजह से कौन सा टॉर्क होगा। F1 इस तरह से घुमाने की कोशिश करेगा, यानी घड़ी की ऑपोजिट सेम्थ में। सो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ये घुमाने की कोशिश करेगा। वॉच की
डायरेक्शन में, घड़ी की डायरेक्शन में तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क है, तो दोनों को हमने फाइंड करना है। अब देखो यार, जो क्लॉकवाइज टॉर्क है दैट इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज टॉर्क इज F2 की वजह से F2 इनटू मोमेंट आर्म, तो ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ है मोमेंट आर्म। अब प्रॉब्लम ये कि ये लेंथ है ही नहीं हमारे पास तो पीछे वाली लेंथ है जो कि L/8 है, हमें चाहिए ये वाली लेंथ। अब ये वाली लेंथ कैसे आएगी? अच्छा बड़ा तो इलेक्शन में खड़ा है मुताहिर सर, हम हाजिर हैं। ओके सर बड़ा लिखें ये ले जी, ठीक है, आपकी फरमाइश मैंने मुनीब पूरी कर दी, बड़ा लिख दिया व्हाइट बोर्ड पे। ओके मैं समझ गया, मैं बड़ा लिखूंगा। ओके अच्छा जी मिटा देते हैं इसको। ओके मुनीब आई लाइक। अच्छा जी सवाल, अच्छा अब मुझे चाहिए ये वाली लेंथ, ये मोमेंट आर्म है, ये लेंथ टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, तो भाई ये लेंथ कैसे आएगी? देखो अगर पूरी लेंथ L है तो आधी L/2 होगी, और आधी में से भी ये गिवन है L/8, तो ये कैसे आएगी जरा देखो। इस लेंथ को मैं कह देता हूं, लेट्स से ये L2 है, तो L2 कैसे आएगी? L/2 माइनस L/8, 8 ले लो एलसीएम, 4L माइनस L, 3L/8। ये कैलकुलेशन मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं व्हाइट बोर्ड पे, अदरवाइज यू हैव टू सॉल्व, यू हैव टू डू दिस कैलकुलेशन इन योर हेड, इन योर माइंड। सो इसके लिए मोमेंट आर्म हो गया 3L/8। अब तुम्हारे पास TC बोले तो क्लॉकवाइज टॉर्क आ चुका है, क्या कहते हो? इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क फाइंड करो। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कैसे फाइंड होगा? अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के लिए रोटेशनल के बाद रोटेशनल EQ, इक्विलिब्रियम लिखा है शकीला बेटा, रोटेशनल EQ लिखा है इक्विलिब्रियम, उसके नीचे लिखा है टॉ C, टॉ बोले तो टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक है शकीला बेटा? अब्दुल क्या मस्त जोक मारा अच्छा यार, उसके बाद आगे चलते हैं। सो ये मैं साफ करके लिख देता हूं दोबारा। हमारे पास ये इसकी वैल्यू आई थी F1 इंटू 3L/8, राइट? तो अब आपने ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, ये लेंथ L2 है। हाउ कैन यू कैलकुलेट इट? L2 इज इक्वल टू, देखो ये पूरी लेंथ, ये वाली पूरी लेंथ L/2 है, हाफ लेंथ है, ये L/4 है, तो L/2 माइनस L/4 सॉल्व करोगे तो जवाब आ जाएगा L/4। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है F2 इंटू L/4, क्योंकि ये दोनों अब आपस में इक्वल हैं, तो टॉ C इज इक्वल टू टॉ A, F1 3L/8 इज इक्वल टू F2 L/4। 4 को इससे काट दो, L को इससे काट दो, यू विल गेट F1 3 इज इक्वल टू F2 3/2 है, 4 1 4 4 2 8। ठीक है जी, अब रेशियो कैलकुलेट करनी है, इसको नीचे ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, ये हो जाएगा F1 ओवर F2 इज इक्वल टू 2/3। तो तुम्हारे पास दोनों फोर्सेस की रेशियो आ गई 2:3। बात समझ में आती है? आगे चले, मिटा दूं F2 क्लॉकवाइज कैसे, ये देखिएगा F2 ये प्लैंक है, मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, ये देखिएगा ये प्लैंक है, तो F2 इस तरह से लग रही है, ये प्लैंक को इस तरह से घुमाना शुरू करेगी, तो घड़ी की सुइयां भी ऐसे ही चलती हैं, ये 12, ये 1, ये 3, ये 6, ये 9, तो घड़ी की सुई भी ऐसे ही चलती है। ठीक है, इस तरह ये क्लॉकवाइज है। शराज रिपीट यार, मुझे आगे भी बढ़ने दे, भी आधा घंटा हो गया एक ही सवाल की है, बहुत काम है आज। सो रिपीट कर देते हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, सारी लेंथ L है, हाफ लेंथ L/2 होगी, हमें बाहर वाली लेंथ दे दी गई है L/8 शराज आपके लिए, और अंदर वाली लेंथ क्या आएगी फाइंड करनी है। वो फाइंड कैसे की थी हमने? L/2 में से L/8 को माइनस किया, जब माइनस किया तो हमारे पास जवाब आ गया था 3L/8। तो भाई F2 की वजह से टॉर्क क्या होगा? फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म बोले तो 3L/8। इस तरह से आपने जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो भी कैलकुलेट करना है। F1 मल्टीप्लाई बाय 10 लेंथ, ये कैसे आएगी? पूरी L/2 है, ये L/4 है,
सो l/2 में से l/4 को माइनस किया, जवाब आ गया l/4। तो इसका टॉर्क कैसे होगा, F1 मल्टीप्लाई बाय किधर गया F1। मैंने एक छोटी सी मिस्टेक तो नहीं कर दी यहाँ पर, इसी मैंने ना इसको ऐसे कर लिया, मैंने उल्टा लिख दिया, और छोटी सी मिस्टेक हो गई यार, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी। तो F1 F2 ऐसे कर ले। तो भाई F1 का टॉर्क क्या था, इस फोर्स का टॉर्क क्या था, F1 इंटू इट्स मोमेंट आर्म। F2 का टॉर्क क्या था, F2 इंटू दिस मोमेंट आर्म। दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों को इक्वल किया, F1 ओवर F2 कैलकुलेट करना है, ये नीचे आ जाएगा, ये सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, F1 ओवर F2 इज इक्वल टू 2 ओवर 3। ठीक है, बैटरी चेंज कर लें। ओके सर, बैटरी चेंज कर लें मुनव्वर साहब। सर जी बैटरी हो गया। ले जी बच्चों, आई गेस नाउ इट इज क्लियर। शुड वी मूव ऑन? सर जरा सा घुमा दीजिएगा। शुड वी मूव ऑन? मुनी भाई गॉट इट, मुझे समझ आ गई थी, आपने राइटिंग के हवाले से कहा था, तो मैंने ऐसे ही ला किया। ले जी, अब हम बात करने लगे हैं ऑन चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जो है मोशन एंड फोर्स, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ बोले तो नम्स और एम्प्टी कैट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आंसर 3/2 नहीं आता बेटी, वो मैंने बताया कि मैंने F1 और F2 इंटरचेंज कर दिया था, तो अगर F1 और F2 निकाला वो 2/3 आर था इंटरचेंज करने के बाद, और F2/F3 निकालूंगा वो तो 3/2 आएगा। तो ठीक है, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, मैंने F1 की जगह F2 लिख दी थी, F2 की जगह F1 लिख दिया था, तो इसलिए आपका आंसर 3/2 आ रहा है। तो बाद में मैंने करवाते हुए मोमिना बच्चे वो दोबारा चेंज कर दिया था, मैंने F1 को F2 F2 को F1 बना दिया था, इसलिए मेरा आंसर 2/3 आ गया। सो आपने कैलकुलेशन ठीक है, यू आर गुड। लसामा न्यूज के मुताबिक कल दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर भी अब्दुल आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर कमेंट। ये कौन सी न्यूज है जी? एल समा न्यूज के मुताबिक, आई डोंट नो आप क्या कह रहे हैं। अच्छा जी आगे चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 इज रिगार्डिंग मोशन एंड फोर्स। लेट्स टॉक अबाउट मोशन एंड फोर्स। हम इस चैप्टर में काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स का कंबाइंड ब्लेंड पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स का एक ब्लेंड पढ़ेंगे, यानी हम इस चैप्टर के अंदर मोशन की टाइप्स भी पढ़ेंगे, मोशन के पैरामीटर्स भी पढ़ेंगे, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, और फिर हम डायनामिक्स के पॉइंट्स यानी कि फोर्स, इंपल्स, मोमेंटम, इन तमाम चीज़ों को भी करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर में आपको काइनेटिक एनर्जी का पोर्शन भी करवा दूं। काइनेटिक एनर्जी के पोर्शन में से बहुत क्रिटिकल, बहुत गंदे से कंफ्यूज करने वाले सवाल आते हैं। चैप्टर नंबर 4 आपका काइनेटिक एनर्जी यानी एनर्जी का है। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 4 जो है ये एमडी कैट वालों में शामिल है, नम्स वाले इस चैप्टर से बरीउल जिम्मा है, यानी नम्स में ये नहीं मौजूद, तो एमडी कैट में ये मौजूद है। एमडी कैट में ये वाला है, चैप्टर नंबर 4 मौजूद है। तो आप सारे क्योंकि दोनों ऑप्शंस को टच करें तो सारे ही लेक्चर सुनेंगे। लेकिन जी मोशन एंड फोर्स के ऊपर बात करने लगे हैं। लेट्स टॉक अबाउट विद वेरी सिमिलर और वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल पॉइंट। लेट्स टॉक अबाउट रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट और मोशन में क्या फर्क है, रेस्ट और मोशन क्या होता है? जी यू ऑल नो अबाउट रेस्ट, यू ऑल नो अबाउट मोशन। रेस्ट किसे कहते हैं कि लेट्स से अगर आपके सर अजान, ओके आई कैन स्टॉप 2 मिनट्स। आयशा सर जी नेट स्लो। आयशा बच्चे आप आयशा मुजाहिद हैं? अगर आप आयशा मुजाहिद हैं तो ज़रा बता दीजिए कि मुझे आपका फुल नेम यहाँ पे शो नहीं होता।
सरजील सर, नम्स का सिलेबस कहीं अपलोड है? हाँ है, मैं आपको भेज दूँगा, मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैसेंजर पर सेंड कर दूँ। नविश सर, मेरा भी स्लो है, नेट रिफ्रेश करें या अपने राउटर को ऑफ करके ऑन करें। इफ़ यू आर वॉचिंग इट ऑन मोबाइल फ़ोन देन मोबाइल का डाटा ऑफ करके ऑन करें। अच्छा, मोहम्मद साजिद, यू आर फ्रॉम उकाड़ा। सर हमारी 1:30 पे जान आती है उकाड़ा में। ओके, तो 1:30 तक वी विल बी फ्री। चलें जी, 1 मिनट हो गया, 1 आधा मिनट 30-35 सेकेंड्स वेट और करते हैं, फिर शुरू करेंगे बात। सर हमें भी अच्छा, फिर मैं ऐसे करता हूँ कि नम्स का कोर्स जो है, नम्स का सिलेबस वो अपनी वॉल पे, अपनी ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा। चलें, एक अजान पे हम रुक गए हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हम हर ही पे रुकें, हम एक पे रुक गए, देन दैट्स गुड। काम चलना है, काम करना भी तो है। बेटी यूएचएस वाला, एमडी का यूएचएस वाला ही होता है बख्तावर बेटा, और दूसरा नम्स का टेस्ट होता। ओके मुनीम, यार आपका टिप्स एंड ट्रिक्स वाला कमेंट गुजर गया, मैंने नहीं देखा, ज़रा देख लीजिएगा क्या। सर स्टार, सर स्टार, सर स्टार क्या? हाँ मैं भी कर दे रहा हूँ, मैं अपनी ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, तो यू कैन ओके नमान एमडी गाइड का भी कर दूंगा, यू कैन टेक अपने प्रोफाइल पर नाम से बस अपलोड। हाँ मैं कर दूंगा सन। होती है SKD, शकीला बेटा SKD क्या है? ओके सर कंटिन्यू, ले जी, इजाज़त मिल गई। कर रहे हैं या मोशन है और हम कोमल, नाइस एग्जांपल। सो मैं मूव कह रहा हूँ, दैट इज मोशन। आप अपने घर आराम से बैठे हैं, दैट इज रेस्ट। सो जरा देखते हैं दोबारा, व्हाट इज रेस्ट? इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर, जिस तरह अगर आप अभी देखें तो मैं जिस पोजीशन पे खड़ा हूँ उसी पोजीशन पे स्टिल खड़ा हूँ, आई एम नॉट मूविंग फ्रॉम माई पोजीशन, आई एम नॉट चेंजिंग माई पोजीशन, सो यू विल से कि सर इज एट रेस्ट। बट इफ आई कीप ऑन चेंजिंग माई पोजीशन, टिप्स एंड ट्रिक्स शॉर्ट लिस्ट कर दें। ओके, टिप्स एंड ट्रिक्स शॉर्ट लिस्ट कर दें। मीर कामरान, ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स, आप अपने नोट्स पे बनाते जाएं। कोशिश करूंगा कि एंड अभी मैं इस पे बहुत सारी वर्किंग कर रहा हूँ, बहुत सारे डेटा इकट्ठा और कर रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि आपका सिलेबस जब एंड हो जाएगा, जब आपकी रिवीजन में अगर टाइम बचा तो वहां पे आपको कुछ चीजें शॉर्ट लिस्ट करके बताता चला जाऊंगा। लेकिन जिस स्पीड से हम काम कर रहे हैं, मैनू तो लगता है चढ़ा स्कर्दू, वाह मुश्किल है, फ्रॉम स्कर्दू, जबरदस्त। हाउ इज द मौसम देयर? आई गेस द मौसम इज गुड। सो जिस स्पीड से हम काम कर रहे हैं, मुझे तो मुश्किल लगता है, मैं स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं आपको एंड पे इंशाल्लाह टिप्स एंड ट्रिक्स सारी किताब के दूंगा। मगर मीर कामरान, मेक नोट्स, सिर्फ लेक्चर मत सुना करें, ट्राई टू राइट एवरीथिंग। और अगर कोई बच्चा लिख रहा है तो प्लीज शेयर योर नोट्स, किसी की राइटिंग अगर अच्छी है, वो सारी चीजें लिख रहा है, तो प्लीज शेयर योर नोट्स। अच्छा, सो वापस आते हैं। इफ I am keep on changing my position with respect to you, so you will say that my state is a state of motion. You all know about it. Now let's talk about another simple concept. इसी simple concept से फिर मैं बात को आगे बढ़ाना शुरू करूंगा। Let's talk about displacement. Displacement क्या होता है जनाब? What is meant by displacement? Suppose कीजिए displacement को समझाने के लिए एक आसान से एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। सपोज कीजिए XY प्लेन पे या आपकी पोजीशन A है और आपने B तक जाना है। अब आपने B तक जाने के लिए जो रास्ता इख्तियार किया, वो रास्ता था ये वाला। You have chosen this path. आपने जो मैंने रेड से ड्रॉ किया, ये आपने रास्ता इख्तियार किया। अगर मैं पूछूं कि आपकी पोजीशन A पे क्या थी, तो आपकी पोजीशन A से दिखाने का एक ही तरीका है, दैट इज पोजीशन वेक्टर RA। इसी तरह अगर पूछूं कि B पे आपकी पोजीशन क्या है, तो उसकी पोजीशन दिखाने के लिए RB एक तरीका है। अब देखें जी, जब आप A से B तक गए तो आपकी पोजीशन में क्या तब्दीली आई, आपकी पोजीशन में क्या चेंज आया? द चेंज इन योर पोजीशन वाज दिस वन, डेल्टा R। डेल्टा R आपकी पोजीशन में चेंज था, तो इस डेल्टा R को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डेल्टा R इज डिस्प्लेसमेंट। सो बचपन में तो वो डेफिनेशन पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट की, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट होता है। अब एक नई डेफिनेशन जहन में बिठा लो डिस्प्लेसमेंट की, simply the change in position when you go from one point to another point is called as displacement। ये एक नई डेफिनेशन तुम्हें बता दी मैंने। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। सो डेल्टा R इज डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा R आता कैसे है? RB माइनस RA। सो चेंज इन पोजीशन जो कह रहा हूं
तो आर बी माइनस आर ए इज द चेंज इन पोजिशन, यानी डेल्टा आर दैट इज द डिस्प्लेसमेंट. सो अब ये तुमने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, तो फिर एक जरा सवाल फटाफट से देख लो. सवाल देखने के बाद आगे चलेंगे. सवाल है जी, अ बॉडी मूव्स इन सेमी सर्कुलर पाथ, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट. बाई डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या रेशियो होगी? ऑप्शन दे देता हूं. 11/7, 5/9, डी 22/7 और है सी, और ये डी नन कर लेते हैं. सो व्हाट इज योर ओपिनियन, क्या ख्याल है तुम्हारा? बोर्ड इज नॉट क्लियर, बोर्ड इज नॉट क्लियर. लेट मी चेक. अच्छा, बोर्ड इज प्रिटी क्लियर. बोर्ड बेहतरीन है, बोर्ड ब्लर है सर. चलिए मैं बोर्ड अभी क्लियर करवा देता हूँ, जरा आप सुनते जाइए, अभी सुनते जाइए. मैं बोर्ड सर बोर्ड जरा देखिएगा, बच्चों का फिर साथ ही लामा आ गया कि जी बोर्ड क्लियर नहीं. तो देखिएगा, मेरा ख्याल है क्लियर है, मेरा तो ख्याल है क्लियर है. बच्चों बोर्ड तो इतना चमकदार आ रहा है, यकीन करें, मैं क्या बताऊँ आपको, बड़ा जबरदस्त क्लियर आ रहा है. क्लियर है सर बोर्ड. चलिए जी बात शुरू करते हैं, फिर जी इसका सवाल सॉल्व करते हैं. यानी एक बॉडी जो है, एक बॉडी कवर कर रही है सेमी सर्कुलर पाथ, यानी ये पाथ कवर कर रही है. कुछ बच्चों ने जवाब दिए, मैंने जवाब अभी नहीं पढ़ा, अभी अपने जवाब को वो खुद ही रिव्यू करेंगे. देखिए सेमी सर्कुलर पाथ में ये जो मैंने एरो लगाया, ये इसका डिस्टेंस है. तो डिस्टेंस इज हाफ सर्कल. हाफ सर्कल, सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का? सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का? पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr. सो आधे का क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगा? एस इज 2πr को हाफ करो πr. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तुम जानते हो कि ये r है, ये भी r है, तो भाई डिस्टेंस 2r नहीं हो जाएगा. सो डिस्प्लेसमेंट 2r नहीं हो जाएगा. डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट पे डिवाइड किया, यानी 2r पे डिवाइड किया, r से कट गया, π/2. π/2 रेशियो है. अब π/2 रेशियो कैसे सॉल्व होगी? π/2, पाई इज 22/7 डिवाइडेड बाय 2 कटा 11/7. जवाब आ गया. यस, इस तरह 11/7 ए लुबाबा 11/7 इज करेक्ट ऑप्शन. ठीक है जी, सबने इसको अटेम्प्ट कर लिया. बड़ा मशहूर जमाना सवाल है. इससे आगे चंद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स आपके साथ शेयर करने हैं. इस चैप्टर में बहुत ज्यादा मटेरियल है, इस चैप्टर में बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है. सो उम्मीद है कि इस चैप्टर के एंड यू विल बी लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. बस यू नीड टू बी विद मी, यू नीड टू स्टे विद मी. आपको साथ रहना मेरे. मनु कल डर लगता. सो यू हैव गॉट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट dt ग्राफ. dt ग्राफ से रिलेटेड चंद शक्लें आपको बता दूं. We always take displacement along y-axis. We always take time along x-axis. So मान लीजिए कि अगर ग्राफ की शक्ल कुछ इस तरह से है, ये आपसे क्या कहना चाह रही है? ये आपसे कहना ये चाह रही है कि भाई टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कांस्टेंट है. डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कांस्टेंट बोले तो बॉडी चल ही नहीं रही, बॉडी फासला ही कवर नहीं कर रही. सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन इस तरह से आए तो बात जहन में रख लेना, ये जाहिर कर रहा है वेलोसिटी जीरो है. जीरो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जीरो, दोनों बातें तुम्हें पता होनी चाहिए. सर रिपीट, मोहम्मद साजिद क्या रिपीट करना जरा बता दीजिए. अब तो मैं सवाल भी मिटा के पता नहीं कहां निकल गया. मोहम्मद साजिद यू कैन, मैं अगर तो इसी में कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क. अगर तो प्रॉब्लम पिछले सवाल में थी तो सेंड मी द प्रॉब्लम. आई विल ट्राई मैक्सिमम टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. आमना नॉट यूनिफॉर्म. ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट की लाइन सीधी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं हो रहा. डिस्प्लेसमेंट वही का वही है जहां बॉडी खड़ी थी, 10 मिनट बाद भी वहां ही खड़ी है. डिस्प्लेसमेंट तय ही नहीं हो रहा. दैट मींस वेलोसिटी इज जीरो.
बट नाउ लेट्स से द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस. मान लो कि अब ग्राफ कुछ ऐसा है. ये ग्राफ क्या कहना चाह रहा है? देखो, वक्त बढ़ा, वक्त के साथ फासला भी बढ़ा, टाइम मजीद बढ़ा, फासला भी बढ़ गया, टाइम और बढ़ा, फासला भी बढ़ गया. यानी ये वो डेफिनेशन है जो तुमने छोटे होते पढ़ी थी. इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्या होती है ये? इट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सो याद रखो, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लाइन इस तरह से आए, इंक्लाइंड स्लोप वाली लाइन आए, स्लोप वाली लाइन आए, उस सिचुएशन में, हसनैन मैंने कमेंट पढ़ लिया आपका, तो इस सिचुएशन में व्हाट यू विल से? वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म. तैयबा बच्चे ने कमेंट कर दिया वेलोसिटी यूनिफॉर्म बोले तो एक्सेलरेशन क्या होगी? यार काले से लिखते हैं. So it is uniform velocity. So acceleration इस केस में भी it is going to be zero. Right? Got my point? इसी तरह let's say अगर मैं ग्राफ तुम्हें बताऊं इस तरह से, so what is this condition? इस ग्राफ को क्या बोलोगे? इस ग्राफ में देखो, इस पॉइंट के बाद थोड़े से टाइम के इंक्रीज में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा बढ़ गया. So this graph is of इंक्रीजिंग वेलोसिटी. ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है, जहन में रखना सारे ग्राफ्स. फिर अगर इस तरह से ग्राफ आ जाए, ऐसे आगे की तरफ बेंड हो रहा हो, सो दिस ग्राफ विल बी ऑफ, याद रख लेना सारे ग्राफ की शक्लें. ये ग्राफ है डिक्रीजिंग वेलोसिटी का. ठीक है, अब इसके हवाले से एक दो सवाल और, बल्कि सवाल मैं आपको एंड पे एक दो चीजें बता के करवाऊंगा. अभी चलते हैं वेलोसिटी के ऊपर. मुताहिर 0 0 0 0 इज नल वेक्टर, 0 इन नल वेक्टर. तैयबा बच्चे 0 इन नल वेक्टर आई कुड नॉट अंडरस्टैंड. आपने क्या कमेंट किया? 0 इन नल वेक्टर आई कुड नॉट अंडरस्टैंड. वेलोसिटी क्या है जी, जरा देखिएगा. लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी. वेलोसिटी से मुराद, वेलोसिटी को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि लेट से आप और आपका छोटा बहन भाई आपके साथ बैठे, लेट से लेक्चर सुन रहे हैं, तो अचानक आपकी अम्मा आवाज दें, आपके अब्बा आवाज दे, चलो भाई खाने का टाइम हो गया, बिरयानी बनी आज, तो आप और आपका छोटा बहन भाई खाने की टेबल की तरफ लपकेंगे. अब लेट से दोनों इकट्ठे बैठे थे, मगर आपका छोटा भाई खाने की टेबल तक 5 सेकंड में पहुंच गया, आपको पहुंचते हुए 10 सेकंड लगे, तो आपका छोटा भाई वही फासला कम टाइम में कवर कर रहा है. सो यू विल से कौन फास्ट है? आप या आपका छोटा भाई? यू विल से मेरा भाई ज्यादा फास्ट है. So in this situation, what is the velocity? Velocity is distance covered by unit time. हाँ जी, एक्सेलरेशन, ठीक है, आई गॉट इट. मैं एक्सेलरेशन की बेटी मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा था. आप वेक्टर की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन 0 नहीं, नल वेक्टर ही होगा. तैयबा, आई गॉट योर पॉइंट. यस, बख्तावर, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है जी. सो इट इज सिंपली डिफाइंड एज v इज इक्वल टू डेल्टा d ओवर डेल्टा t. कितना फासला एक सेकंड में कवर हो रहा है. सो यूनिट्स आर मीटर पर सेकंड, इसकी डायमेंशन LT-1. इंतहाई सिंपल बातें करने का कोई फायदा नहीं. इससे आगे चलता हूं. सपोज कर लें आपको बात करनी है एवरेज एक्सेलरेशन पे. एवरेज एक्सेलरेशन के मैंने कुछ अभी एवरेज वेलोसिटी पे, एवरेज वेलोसिटी के मैंने भी कुछ सवालात आपको करवाने हैं, इसलिए इसको जरा समझना पहले जरूरी है. व्हाट इज मेंट बाय एवरेज वेलोसिटी? देखो, जब आप अपने घर से निकलते हो स्कूल कॉलेज जाने के लिए, तो आप सारे सफर में आपकी वेलोसिटी, जी तैयबा यू आर राइट, मैं नहीं खाती बिरयानी. ओके नुमान, मैं नहीं खाता बिरयानी. चलिए कोई बात नहीं नुमान, आपके घर बगैर करे तो आप मुझे भेज दिया करें, मैं बड़े शौक से खाता हूं. सो एवरेज वेलोसिटी पे बात करने लगा था. एवरेज वेलोसिटी देखें. लेट्स से आप अपने घर से बाहर निकले, आप अपने घर से बाहर निकले कॉलेज या स्कूल जाने के लिए. अब सारे सफर में आपके वेलोसिटी सेम नहीं होगी. आप घर से बाहर निकले, घर के बाहर लेट से रश मौजूद था, गाड़ी या बाइक आपने स्लो कर ली, फिर अचानक आपने गाड़ी या बाइक की वेलोसिटी बढ़ा ली, फिर अचानक कहीं पे रश आ गया, कहीं पे कोई बच्चा सड़क पे आ गया, आपने वेलोसिटी फिर कम कर ली, तो आपकी वेलोसिटी की वैल्यू बार बार बदलती रही सारे सफर में. सो अगर आपसे पूछो भाई
सारे सफर में तो तुम्हारी वेलोसिटी की वैल्यू बदलती रही है. व्हाट इज योर एवरेज वेलोसिटी? सो हाउ कैन यू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी भाई मुझे नहीं पता सारे सफर में वेलोसिटी मेरी क्या थी, मगर मुझे इतना पता है सारा सफर कितना था, टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या था मेरे पास, उसको मैं डिवाइड कर देता हूं टोटल टाइम पे. तो जो जो क्वांटिटी मेरे पास आएगी दैट विल बी एवरेज. सर मुनीब आपका कमेंट मैं नहीं पढ़ सकता. स्पीड स्केलर क्वांटिटी टेलीमियस. तो बाबा यू आर राइट. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट जरा वो भी देख लें, फिर उसके बाद सवाल फेंकने शुरू करूंगा इनके ऊपर. मिसाल के तौर पे आप सर हो गया ठीक. ओके अच्छा जी. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में मैं बात कर रहा था. ओके सो आई एम बैक. वापस आते हैं. हमने सिस्टम रीस्टार्ट किया. आई होप कि नाउ इट विल नॉट बी ब्लर, नो वॉइस इशू विल बी देयर, नो स्टकिंग विल बी देयर. अच्छा यार वापस आते हैं. तो एक छोटे से लम्हे के लिए जो वेलोसिटी थी उस बॉडी की, उस गाड़ी की, दैट वाज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. हम यहां पे कहते हैं कि भाई वो छोटा सा लम्हा इतना छोटा था कि दैट टाइम वाज अप्रोचेस टू जीरो. टाइम अप्रोचेस टू जीरो, इसका तो छोटा लम्हा था. लिमिट डेल्टा वी बाय टी सच दैट लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो. सो दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. एक एमसीक्यू आपके लिए लिखा है, इफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देन क्या होगा? क्या ख्याल है? कमेंट फेंकते जाए शाबाश जल्दी से. क्या भाई अगर एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल हो जाए उस सिचुएशन में आप क्या कहोगे? ऑप्शन ए, वेलोसिटी जीरो है, गाड़ी चल नहीं रही. वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, बोथ बी एंड सी. सो मजे की बात यह है, ये स्टेटमेंट आपकी किताब की ली गई है. इफ एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी हर लम्हे की वेलोसिटी, हर लम्हे की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के इक्वल ही निकलती चली जाए, तो यू विल से द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म. सो इफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म दैट मींस एक्सेलरेशन जीरो. सो करेक्ट ऑप्शन इज बोथ बी एंड सी. आगे चलते हैं जी. एवरेज वेलोसिटी का भी एक सवाल हो गया. अब एवरेज वेलोसिटी पे मैंने वैसे सवाल और बड़े करवाने हैं अभी, तो थोड़ी देर तक करवाता जाऊंगा. कोशिश करूंगा कि मेरे पास 10 मिनट मौजूद हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का काम यहां पे पूरा करने के बाद फिर आगे चलूं, क्योंकि कल थोड़ा सा फिर क्रिटिकल, थोड़ा टफ काम होगा. मैं प्लान बहुत सारा करके आया था मगर काम नहीं हो पाएगा इतना ज्यादा आज. अच्छा जी, फिर उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी टाइम. सर वीडियो स्टक होने की वजह से समझ नहीं आ रही. सैयदा बेटा, नाउ थिंग्स आर प्रीटी कूल, थिंग्स आर गुड. लेट्स टॉक अबाउट वीटी ग्राफ्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, इनकी शेप्स और ये क्या कहना चाहती हैं आपसे, उन पे जरा बात कर लेते हैं. हम वेलोसिटी इट इज ऑलवेज टेकन अलोंग वाई एक्सिस. हम अच्छा जी वापस आई एम बैक. अल्लाह करे अब मेरे तमाम बच्चों को चीजें समझ में आनी शुरू हो जाए. यकीन करें बड़ा 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 ही मुश्किल लगता है कि जब आप एक मोशन में, एक पेस में आ जाएं और अचानक आपका मोशन टूट जाए. इसी तरह आपको भी यकीनन बहुत बुरा लगता होगा कि आप डिटेल के साथ बात सुननी शुरू करें, तवज्जो के साथ बात सुननी शुरू करें और फिर एकदम आपका भी कंसिस्टेंसी तबाह हो जाए. आपने तो स्टार्ट भी पता नहीं क्या लिखे, अगेन रिपीट वीटी ग्राफ, जाहिर हमें पता ही नहीं लगा. लें जी मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं. वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ 4 किस्म के मैंने आपको बताए. वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, टाइम अलोंग एक्स एक्सिस. अगर वेलोसिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ आए
उस सिचुएशन में मुताहिर स्ट्रक्चर इधर देख, स्ट्रक्चर कहां से आ गया? तो तवज्जो के साथ बात सुन। मुनीब रिपीट करने लगा, वीटी ग्राफ जरा गौर से सुनिएगा। अच्छा ओके, वीटी ग्राफ का स्ट्रक्चर करने लगा। नो वॉइस सर जी, अब वॉइस गायब हो गई यार, मैं क्या करूं? आज क्या चल रहा है? वॉइस ओके बच्चों, वॉइस खत्म हो गई वॉइस। आ रही है सर बच्चों, ठीक है ओके सर। मतलब प्लीज ऐसे ना डिस्टर्बेंस बार बार करें। देखिए इन द एंड देयर विल बी अ लॉस। आ रही है समिया, रीलोड योर पेज। जी ठीक है, वापस बढ़ते हैं। वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म अगर तो लाइन स्ट्रेट है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर तो लाइन बीच में डायगोनली स्ट्रेट है, तो उसका मतलब है वेलोसिटी यूनिफॉर्म भी है और यूनिफॉर्मली वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती चली जा रही, दैट मींस द चेंज इन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, दैट मींस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो भाई ऐसी स्ट्रेट लाइन अगर आए तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर लाइन ऊपर जाके नीचे गिर रही हो, दैट मींस वेलोसिटी इज नाउ डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। और दूसरे केस में अगर लाइन ऐसे उठ रही है ऊपर की तरफ, तो याद रखो ये वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। अच्छा मैंने कहा था कि भाई इस लाइन में भी वेलोसिटी इंक्रीजिंग लिखा है, इसमें भी इंक्रीजिंग लिखा है। फर्क क्या है दोनों में? इन दोनों में फर्क ये है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज वेलोसिटी इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहां पे। और यहां पे जो लाइन ऊपर की तरफ उठ रही है, यहां पे एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, वॉइस क्लियर है जी, इससे सही है जी। आगे चलते हैं, शाबाश। लेट्स टॉक फर्दर मोर, से आगे चलते हैं। एक सवाल आ गया जी, एक सवाल है जी मेरे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ shows decrease in acceleration? ये सवाल बड़ा जबरदस्त है, जरा गौर से सुनिएगा। इनमें से जो ग्राफ आपके सामने ड्रॉ करने लगा हूं, इनमें से कौन सा ग्राफ डिक्रीज इन एक्सेलरेशन को जाहिर कर रहा है? ले जी, क्या ख्याल है? लेक्चर जाया हो जाना, नजर नहीं कुछ आ रहा। मुताहिर कैमरा क्लियर है यार, इट इज क्लियर लाइक गोल्ड, क्लियर लाइक क्रिस्टल। बी और मोमिना नसी का, लेकिन देखते हैं जिसका सही आंसर क्या है। मैंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द डिक्रीज इन एक्सेलरेशन। वापस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखो, इसमें डिक्रीज इन वेलोसिटी ये है। अब इसमें जो डिक्रीज है वेलोसिटी में, दैट इज नॉट यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म नहीं है। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, लिहाजा एक्सेलरेशन भी साथ साथ डिक्रीज कर रही है। इसमें बच्चे जो ज्यादातर जवाब लगाते हैं वो ये लगाते हैं। तो भाई ये याद रखना, ये ग्राफ उसमें ऐड कर लो। ये ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है। डिक्रीज इन एक्सेलरेशन का ग्राफ बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। आपने बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया। अलीजा बच्चे सी नहीं हो सकता, सी नेगेटिव एक्सेलरेशन का। अगर समझ नहीं आई अलीजा को ये सी कैसे है, सी नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसे है, तो बता देता हूं। देखो पता नहीं कौन याद कर रहा है। दिस इज वी एफ, वी एफ ज्यादा है, वी आई जो है कम है। तो भाई जब ज्यादा में से वी आई, सॉरी उल्टा बोल गया, ये शुरू वाली वेलोसिटी है, ये वी आई जो है ज्यादा है, जो बाद वाली वेलोसिटी है वो वी एफ है, वी एफ कम है। तो भाई जब कम में से ज्यादा चीज को माइनस करूंगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी। बात समझ आती है लीजा बेटा? सी नेगेटिव एक्सेलरेशन है, डिक्रीज बी ही है। असरा शाबाश बेटा, बी ऑप्शन ठीक है। ले जी एक सवाल,
सर हिकअप्स नहीं आए, हिचकी नहीं आई, छींक आई थी, छींक पे कहा था। अच्छा जी, सवाल आ गया बड़ा अहम। दिस इज एन ए लेवल्स क्वेश्चन, तो ए लेवल्स का क्वेश्चन शामिल कर रहा हूं। अब आगे भी आने वाले इस चैप्टर में बहुत सारा कंटेंट ए लेवल से इकट्ठा किया मैंने। अ डिस्टेंस अ बॉडी ट्रेवल्स फॉर 3 segments with uniform velocity, find average velocity। एक बॉडी 3 सेगमेंट्स के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, तो मैं एवरेज वेलोसिटी बतानी है। मिसाल के तौर पे पहले 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है फॉर 2 सेकंड्स, फिर वेलोसिटी बढ़ गई 40 मीटर पर सेकंड हो गई फॉर 2 सेकंड्स, फिर 60 मीटर पर सेकंड हो गई फॉर 6 सेकंड्स। एवरेज वेलोसिटी बताओ क्या होगी? ऑप्शंस दिए देता हूं। एक है लेट्स से 40 मीटर्स पर सेकंड, बी कर लो 50 मीटर्स पर सेकंड, सी कर लो 48 मीटर्स पर सेकंड, डी कर लो नन। सो सवाल समझ में आया? सवाल समझ में आया जी। सवाल कुछ इस तरह से है कि एक बॉडी जो है दैट इज ट्रेवलिंग फॉर 3 सेगमेंट्स, वो 3 हिस्सों में ट्रेवल की। पहले 2 सेकंड के लिए ट्रेवल की, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी 20, फिर अगले 2 सेकंड के लिए उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी 40, फिर अगले 6 सेकंड्स के लिए उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी 60। तो बताओ इस 3 सेगमेंट्स में उसकी वेलोसिटी बदली तो है, मगर उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? अल्लाह हाफिज सर, ये सब कल पढ़ेंगे। मुताहिर बेटा क्या हुआ? अल्लाह हाफिज कह रही है व्हाई यू आर सेइंग दिस, यू आर गोइंग, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लेक्चर सुनने का प्रोग्राम कोई नहीं। क्या ख्याल है जी, बताइएगा जरा। अच्छा, मैं बात ही कर रहा था कि इस सिचुएशन में आप एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? हाउ कैन यू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी? अगर आप इसको सॉल्व करना शुरू करें तो माने ये अलग से 3 न्यूमेरिकल्स हैं, 3 न्यूमेरिकल्स को अलग सॉल्व करें, फिर एवरेज वेलोसिटी निकालें। बट व्हाई डूइंग दिस ह्यूज टास्क? आई हैव अ शॉर्टकट फॉर दिस। आपके पास एक फॉर्मूला है, जब 3 सेगमेंट्स दिए हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के, तो आप कैसे एवरेज वेलोसिटी निकालते हो? बाय यूजिंग फॉर्मूला v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें और जवाब आपका इंतजार कर रहा होगा। v1 इज 20 v1 इज 20, t1 क्या है 2 सेकेंड्स प्लस 40 इंटू 2 सेकेंड्स प्लस 60 इंटू 6 सेकेंड्स ओवर 2 प्लस 6। जरा सॉल्व कीजिए। मुताहिर ना आपकी वॉइस है ना वीडियो है। बेटा अगर वॉइस नहीं है तो तुमने मेरी बात सुन कैसे लिए किड्डा तू शार हैं ताहिर सडनल फनकारियां। मुताहिर यार पेज रीलोड कर लो, शायद मेरी वीडियो आ जाए, वॉइस भी आ जाए, या अगर आप ये मूड नहीं है आपका लेक्चर लेने का, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो फिर आप सुकून से से बाद में ले लीजिएगा। मरीम ने जवाब दिया 48, मुनीम ने जवाब दिया 8, अनीबा ने जवाब दिया सी। तो ए नहीं है, बी भी नहीं है, सी का और डी का पता कोई नहीं। सॉल्व करते हैं। 2 4 20 2 40 प्लस 80 प्लस 6 60 360 ओवर 10। इसको ऐड करूं अगर 40 प्लस 80 120 प्लस 360 इज 480 डिवाइडेड बाय 10, तो यू विल गेट 48 मीटर्स पर सेकेंड। गॉट दिस पॉइंट? आगे चलें, शाबाश। मुताहिर किधर गायब हो गए हो? तवज्जो है मेरी तुम्हारी तरफ? सो इसी तरह एक्सेलरेशन पे बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन के हवाले से भी जरा बात ज़हन में रखिएगा। बस एक्सेलरेशन पे थोड़ी सी बात करके आज की बात को यहां पे खत्म करेंगे। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम
एक सेकंड में कितने वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है, दैट इज एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन इज मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. इसकी डायमेंशंस LT-2 होंगी यहां पे, ये आपको बड़ी बेसिक बात है. इसी तरह लेट्स टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है जी? एक्सेलरेशन मैंने बताया वेलोसिटी में तब्दीली है. अब लेट्स से इसी तरह आप अपने लंबे सफर पे कहीं चलते चले जा रहे हैं, तहरीम टेस्ट जी, टेस्ट अभी आएगा, जस्ट 1 मिनट में बात खत्म कर लूं, टेस्ट होगा तहरीम बेटा. सो अब अपने लंबे सफर पे कहीं चले जा रहे हैं जहां पे आपकी वेलोसिटी बार बार तब्दील हो रही है, बार बार चेंज हो रही है. अब एक छोटे से लम्हे के लिए आपने अपनी एक्सेलरेशन को मेजर किया, एक छोटे से लम्हे में आपकी एक्सेलरेशन में जो आपकी वेलोसिटी में जो तब्दीली आई, दैट वाज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. सो हाउ कैन यू डिफाइन दिस? द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा V over डेल्टा T where डेल्टा T approaches to 0, that is called as इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. यानी कि डेल्टा V over डेल्टा T की वो वैल्यू जहां पे डेल्टा T बहुत छोटा है, उस वक्त जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, दैट इज लिमिटिंग एक्सेलरेशन. इसी तरह फिर अगली ये बात भी नोट की शक्ल में, 1000 वाले नोट की शक्ल में याद रख लो. बात कुछ इस तरह से है, जो बात मैंने पहले बताई थी वो यहां पे बताता हूं. इफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन becomes equals to एवरेज एक्सेलरेशन, सो हम कहते हैं इस सिचुएशन में हम कहते हैं एक्सेलरेशन क्या है जी? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू यूनिफॉर्म. ठीक है, ये बात भी तुम लोग को समझ में आ गई? हाँ भाई, बात समझ में आती है ना? जाग रहे हो? कहां गायब हो गए सारे? एक सवाल और कर दें, यहां पे एक सवाल और डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद आई विल वाइंड अप, यहां पे बात खत्म करूंगा. सवाल है जी, अनदर ए लेवल्स क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी फॉर 3 सेकेंड इज 5 meters per second square if acceleration changes to 7 meters per second square for 4 seconds, find एवरेज एक्सेलरेशन. अब ऐसे सवाल में भी तुम्हें अगर सॉल्व करना पड़े तो ये दो सेपरेट न्यूमेरिकल्स हैं, जहां पे एक टाइम और एक एक्सेलरेशन अलग दी हुई है और दूसरा टाइम और दूसरी एक्सेलरेशन अलग दी हुई है. अब ऐसे सिचुएशन में तुम इस पूरे के पूरे न्यूमेरिकल को छोटे तरीके से, शॉर्टकट तरीके से कैसे हल करोगे, क्योंकि यही तो तुम्हारी उस्तादी है, यही तो तुम्हारा काम है. तो फिर ऐसे सवाल के लिए फॉर्मूला लिख लो, A1, बिल्कुल वही फॉर्मूला, A1 T1 प्लस A2 T2 अप टू जितने मर्जी हो, नीचे T1 प्लस T2 अप टू जितने मर्जी हो. तो लगाओ ये वाला फॉर्मूला इस पे. सो व्हाट यू विल गेट हियर, A1 इज 5 into 3 प्लस 7 into 4 ओवर 4 प्लस 3, 7 इकट्ठा लिख दिया. अब 3 5s are 15 प्लस 28 ओवर 7, तो ये बनता है 43 over 7. 42 over 7 होता तो 6 जवाब होता, 43 over 7 है तो मैं अप्रोक्सीमेटली 6 कह रहा हूं, 6 पॉइंट समथिंग होगा, बिकॉज आई एम नॉट अलाउड टू यूज कैलकुलेटर. तो मैंने अप्रोक्सीमेटली जवाब निकाल दिया, 6.1 या 6.2 की शक्ल में होगा. मोहम्मद साजिद 6.1. शाबाश जी, ईमान क्लियर, दानिया बच्चे जी सर. लेकिन जी मैं अपनी बात को यहाँ पर इख्तिताम करता हूँ, कल के लेक्चर में भी बहुत सारी नई चीजें होंगी. सो इफ यू हैव लर्न समथिंग न्यू in this lecture, so please do tell me. It is for my appreciation, it is for making my lecture more good. और जो टेक्निकल इश्यूज आए, मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा पैनिक हुए, बहुत ज्यादा इरिटेट हुए, एनॉय हुए, तंग हुए, मगर यकीन कीजिए आपसे ज्यादा मैं उन टेक्निकल इश्यूज पे इरिटेट एनॉय होता हूँ. बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग. हम बेबस होते हैं जब टेक्निकल इशू आ जाता है. सो टेक्निकल इशू कैन बी एनीवेयर. आयजा बच्चे 6.14, शाबाश. बख्तावर 6.1, इसरा 6.1, शाबाश. ठीक है जी, एवरीवन इज डूइंग गुड, एवरीवन इज डूइंग ग्रेट. सो जब टेक्निकल फॉल्ट आता है, वी आर लाइक हेल्पलेस, एवरीवन इज हेल्पलेस. आप घर बैठे हेल्पलेस हो जाते हैं, चढ़ना शुरू हो जाते हैं. जिस तरह मुताहिर गुस्से में आ गया, चढ़ना शुरू हो गया. सर टेस्ट स्केड्यूल, अरफा बच्चे अभी टेस्ट आपके सामने आने लगा है, जाइएगा मत, एक आधे मिनट में अपने पेज को रिफ्रेश कीजिएगा, अभी आपका टेस्ट आ रहा है. सर जी टेस्ट चालू कर दें.
हो गया शुरू। लें जी, टेस्ट आपके सामने आ गया है, तो टेस्ट को जरा देखते जाएं। मैं आपके साथ पढ़ता चला जाता हूं, आपके साथ ही हूं। सवाल है जी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। सर जी मैं नजर तो नहीं आ रहा हूँ इनको कैमरे में? ओके। Percentage uncertainty in A is 5%, B is 2%. What will be the uncertainty in this A cube? B minus 7. So ये आपने सॉल्व करना है। तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि पावर रूल लगाएंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाएंगे। सही सॉल्व करना, अल्लाह का वास्ता तुमको। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की टाइप्स बताई थी। डायनामिक भी हो, डायनामिक बोले तो मोशन में भी हो, और रोटेशन का मतलब है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। तो फुटबॉल है या अर्थ राउंड सन है, या दोनों हो सकती हैं या नन। सो यू हैव टू आंसर दिस, यू हैव टू थिंक। ये सवाल मजे का। ये सवाल जरा मैंने कल घर बैठे बैठे खुद बनाया था। इफ अ 4 मीटर लॉन्ग प्लैंक इज बैलेंस्ड ऑन अ वेज 1.5 मीटर फ्रॉम अ साइड एंड बाय हैंगिंग द वेट ऑफ एन न्यूटन, यानी अभी बताता हूं न्यूटन कितना है, वो वेट 2 न्यूटन हैंग किया हुआ है। ऑन द सेम साइड फाइंड द WX, नोट वेट ऑफ प्लैंक 5 न्यूटन। तुम्हारे सामने सेंटर में जो 5 न्यूटन है वो प्लैंक का वेट है, उसके साथ ही 2 न्यूटन हैंग किया हुआ है। 2 न्यूटन का दूसरी साइड से फासला 1.5 है। इसी तरह WX ऑपोजिट साइड पे हैंग किया हुआ है, WX का सेंटर से फासला 1.5 है। तो मैं WX की वैल्यू बतानी है, तो कैसे बतानी है जरा देखो। बड़ा इंतहाई सिंपल सवाल है। वही कॉन्सेप्ट इस पे लगाओगे जो कॉन्सेप्ट आज के क्वेश्चन पे लगाया था। ये बड़ी अजीब सी शक्ल का सवाल है। इफ L इज इक्वल टू 80 माइनस AJ, आई एम सॉरी, 80 माइनस J, इफ L इज इक्वल टू 80 माइनस J डिवाइडेड बाई T माइनस 1, व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ A? L जो है इसमें एंगुलर मोमेंटम है और J जाउल्स है। यार इंतहाई सिंपल है। तुम्हें फोकस किस चीज पे करना है? तुम्हें फोकस करना है न्यूमरेटर पे। न्यूमरेटर बोले तो ऊपर वाली चीज देखो, 80 माइनस J। मैंने कहा था दो चीजें माइनस या ऐड उस सूरत में होती है जब दोनों की डायमेंशन सेम हो। अब यहां पे देखो J है और यहां पे 80 है, तो 80 की डायमेंशन J वाली होंगी। T तो टाइम है, तो अब 80 को J जाउल्स के इक्वल पुट करो, T टाइम है, वहां से A की डायमेंशन तुम निकाल लोगे इंशाल्लाह। और आखिरी सवाल, फाइंड द टॉर्क। तुम्हारे पास सिचुएशन है, तुम्हें एंगल दे दिया भाई। ये सवाल भी मैंने कल करवाया था, मगर इस सवाल में अब वैल्यूज मौजूद हैं, तो अब तुम कैसे करोगे? तुम्हें बताया था यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला साइन वाला लगना है, कॉज वाला, तो बस वही फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व कर डालो। ठीक है जी, 8-9 सेकंड बच गए अभी भी। ओके, कोमल एक सही, महविश एक सही, शकीला एक सही, शकीला के 3 सही हैं। बच्चों इफ यू कैन लिसन टू मी प्लीज ट्राई टू सॉल्व एवरी सिंगल MCQ। नहीं जी, यहाँ पे मुझे इजाजत दें। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।